अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका अपना आसिम रज़ा ठाकुर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। बहुत सारी क्यूरीज़ के बाद ये पता चला कि बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन था कि किस जगह के ऊपर, किस डेटा के ऊपर और किस नेचर का डेटा हो और कब कौन से वाला स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है। ठीक है, तो इन तमाम क्वेश्चंस और क्यूरीज को सामने रखते हुए ये वाली वीडियो तैयार की जा रही है। तो इस वीडियो का मकसद जो है, थोड़े टाइम में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 12 डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स हैं। इस तरह के टेस्ट जो कि सबसे ज़्यादा थीसिस के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर यूज़ होते हैं, उन टेस्ट को आज मैंने चुना है। उनका क्राइटेरिया, उनकी नेचर आपको बताई जाएगी कि अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट कौन सा है, किसी डेटा को देखते हुए और आपके ऑब्जेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए। तो ये वाली वीडियो बड़ी ही दिलचस्प होने जा रही है, तो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और बेल के आइकॉन को टच कर दें, ताकि आपकी जितनी भी मेरी वीडियोस आती हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की या रिसर्च से रिलेटेड, उसके नोटिफिकेशन आप लोगों तक इन टाइम आप लोगों के सामने आ जाएं और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ओके जी, टाइम को ज़ाया किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट। तो सबसे पहले जब भी आप किसी टेस्ट की सिलेक्शन करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, कुछ पैरामीटर्स का पता होना चाहिए। तो मैंने अपनी असेसमेंट के अकॉर्डिंगली आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में इसको समझाने के लिए जो ये पैरामीटर्स निकाले हैं, वो यहाँ पे 5 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनका आपको पता होगा तो आप एक सूटेबल अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन क्योंकि ये एट अ टाइम हम 12 टेस्ट को एकदम से एक ही जगह पे इनको डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, इतना ज़्यादा नहीं होगा लेकिन मेरी कोशिश होगी थोड़े टाइम के अंदर इसको मैं जल्दी डिस्कस कर पाऊँ। तो अच्छा, पहला आपका ऑब्जेक्टिव, पहला पैरामीटर ऑब्जेक्टिव है कि आपको पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, पर्पस क्या है स्टडी का, या ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं जिसमें आप ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हैं, या आप रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, या प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो आज हमने जिस पर्पस को सिलेक्ट किया है वो है कंपैरिजन करना, कंपेयर करना। ठीक है। नंबर 2 जिसका आपको पता होना चाहिए वो है डेटा की टाइप क्या है। क्वालिटेटिव है डेटा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा हूं मैं। आउटकम मेजर आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, इसका पता होना चाहिए आपको। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है? अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और उसके रिस्पॉन्स में आप कोई डिजिट बोलते हैं तो इसका मतलब है वो वेरिएबल क्वांटिटेटिव है। जैसे एज, अगर मैं किसी से एज पूछूंगा तो डिजिट बताया जाएगा। बीएमआई का पूछें हम तो डिजिट बताया जाएगा। तो ये जो है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं। और ऐसे वेरिएबल्स जिनके पूछने पे कोई वर्ड बोला जाता है उनको आप क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कह सकते हैं। जैसे जेंडर, मैरिटल स्टेटस, इनके रिस्पॉन्स में आप कोई वर्ड बताएंगे, कोई डिजिट नहीं बताएंगे। नंबर 3 जो है वो आपको पता होना चाहिए डेटा की नेचर क्या है। अगर तो डेटा क्वांटिटेटिव है तो फिर उसकी नॉर्मेलिटी हम फाइंड करेंगे। डेटा की नॉर्मेलिटी को फाइंड करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें से किसी मेथड को अप्लाई करें। और जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले हैं, हिस्टोग्राम यूज़ होती है, पीपी प्लॉट, क्यूक्यू प्लॉट है,
उसके अलावा जो टेस्ट के अंदर स्पीरोविल्क टेस्ट है, कोल्मोग्रोव एंड स्मीयर है, और ज़्यादा जो हम स्पीरोविल्क टेस्ट जो है उसको प्रेफरेंस देते हैं। तो उन किसी भी मेथड से आप पता चला लें कि आपका डाटा नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि ये नॉर्मलिटी आप फाइंड करेंगे न्यूमेरिकल डाटा की। डाटा आपका न्यूमेरिकल है तो आप उसकी नॉर्मलिटी फाइंड करें, डाटा नॉर्मल है या डाटा नॉर्मल नहीं है। लेकिन क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की नॉर्मलिटी फाइंड नहीं की जाती, वो कभी भी पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं हो सकते। अच्छा, नंबर 4 कि आपके ग्रुप्स कितने हैं जिनको आप कंपेयर करना चाहते हैं, उनकी ग्रुप्स की तादाद कितनी है। एक ही ग्रुप है जिसको किसी स्पेसिफिक वैल्यू के साथ, या 2 ग्रुप्स को या 3 ग्रुप्स को, तो ग्रुप्स की तादाद, यानी ये डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ग्रुप मोस्टली। तो ग्रुप्स की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ कैटेगरीज कितनी है, या ग्रुप्स कितने हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। नंबर 3, असेसमेंट आपने कितनी मरतबा की है, यानी उनके डाटा को कितनी मरतबा लिया है। 2 ग्रुप्स का डाटा एक ही मरतबा ले लिया, या फिर एक ग्रुप का डाटा असेसमेंट आपने प्री की, पोस्ट की, या फिर बिफोर एंड आफ्टर डाटा लिया, या बेस लाइन पे, 5th वीक पे और 10th वीक के ऊपर डाटा लिया। असेसमेंट कौन सी है। इन तमाम क्वेश्चंस का जब आप आंसर आपके पास होगा तो आप एक अप्रोप्रिएट टेस्ट को सिलेक्ट कर पाएंगे। ओके जी, अब हम आते हैं अपने मेन पर्पस की तरफ। यहाँ पे पर्पस है हमारा कंपैरिजन करना, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पर्पस आपकी स्टडी का जो है वो कंपैरिजन करना है, ठीक है। अब कंपैरिजन कितना, आपके पास 2 ग्रुप्स हैं, मैंने कहा था ग्रुप्स का आपको पता होना चाहिए। 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के दरमियान आप कंपेयर करना चाहते हैं, 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को आप कंपेयर करना चाहते हैं। अच्छा, अगर तो डाटा वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी अगर डाटा डिपेंडेंट वेरिएबल न्यूमेरिकल है तो आप उसकी नॉर्मलिटी फाइंड करेंगे। और अगर डाटा नॉर्मल है तो जाहिर बात है, अगर डाटा नॉर्मल है तो वो मीन पे बेस करेगा। आपका डाटा नॉर्मल होता है तो उसके ऊपर पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई होते हैं, और अगर आपका डाटा नॉर्मल नहीं होगा तो उसके ऊपर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई होंगे। पैरामीट्रिक टेस्ट वो होते हैं जो कि मीन की बेस पे कंपैरिजन जिनके अंदर किया जाता है, यानी मीन पे बेस करते हैं। और नॉन पैरामीट्रिक वो होते हैं जो मीन रैंक या मीडियन की बेस पे कंपैरिजन किया जाता है, या इन पे बेस करते हैं। और जब आपका डाटा न्यूमेरिकल नहीं होगा, कैटेगोरिकल होगा, तो इसका मतलब ये है आप अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करेंगे या परसेंटेजेस को कंपेयर करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपके पास है नहीं। तो अगर आपके पास 2 ग्रुप्स हैं और आपका डाटा न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल है तो आपने नॉर्मलिटी फाइंड की और डाटा आपका नॉर्मल है, तो आप पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे और मीन्स को कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। नंबर 1 2 ग्रुप्स हैं, नंबर 2 डाटा न्यूमेरिकल है, नंबर 3 आपका डाटा नॉर्मल भी है। तो आप 2 न्यूमेरिकल और नॉर्मल न्यूमेरिकल और नॉर्मल डाटा ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाएंगे। अगर आपका वही चीज़ें अगर आपके 2 ग्रुप्स हैं, आपके पास डाटा न्यूमेरिकल भी है, लेकिन अब आपका डाटा न्यूमेरिकल होने के बाद नॉर्मल नहीं है। अगर आपका डाटा नॉर्मल नहीं है, एक चीज़ चेंज हुई है, नॉर्मलिटी। अगर डाटा नॉर्मल है तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, और अगर डाटा नॉर्मल नहीं है तो इसके ही पैरेलल टेस्ट है एक मान विटनी यू टेस्ट। वो वाला मान विटनी यू टेस्ट आप अप्लाई करेंगे। ये मैंने, अगर आप कॉलम वाइज देखें तो मैंने लिखा हुआ है अल्टरनेटिव टेस्ट, तो रो वाइज इसके अल्टरनेटिव टेस्ट होते हैं ये। इसी तरह अगर आपका डाटा जो है वो क्वालिटेटिव है, आउटकम मैयर, या डेटा के अंदर 2 ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसीज को मैयर करना है, यानी
दो ग्रुप्स हैं, एक क्लास है, क्लास में मेल और फीमेल की तादाद को कंपेयर करना है। मेल और फीमेल जो नेचर वाइज क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की फ्रीक्वेंसीज को जब मेयर करेंगे तो आप बाइनोमियल टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो ये रो वाइज अगर देखा जाए इस तरह से मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट अगर मूव करें तो ये पैरेलल टेस्ट हैं, इक्विवेलेंट हैं या अल्टरनेटिव टेस्ट हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया, दो की बजाय अब तीन ग्रुप्स को, मोर देन 2 ग्रुप्स को कंपेयर करना है। डेटा आपका नंबर्स में है और डेटा आपका नॉर्मल भी है। तो अब आप वन वे अनोवा अप्लाई करेंगे, वन वे अनोवा अप्लाई करेंगे। तीन कंडीशंस को देखें, मोर देन 2 ग्रुप्स हैं, डेटा न्यूमेरिकल है और डेटा न्यूमेरिकल होने के साथ साथ नंबर्स में भी है। तो अब आप वन वे अनोवा अप्लाई करेंगे। अगर आपका मोर देन 2 ग्रुप्स तो हैं और डेटा भी नंबर्स में है लेकिन डेटा आपका नॉर्मल नहीं है, तो अब आप क्रिस्कल वैलिस टेस्ट जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है वो अप्लाई करेंगे। इसी तरह जो इसके पैरेलल टेस्ट है, वन वे के अगर वन वे अप्लाई नहीं होगा तो फिर नॉन पैरामीट्रिक में उसकी जगह पे क्रिस्कल वैलिस टेस्ट अप्लाई होगा। और इसी तरह अगर मोर देन 2 ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करना चाहते हैं, जैसे एक वेरिएबल है आपका जेंडर, उसकी कैटेगरीज हैं आपके पास मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। जब आप इनको कंपेयर करेंगे, 3 ग्रुप्स हैं या 3 कैटेगरीज को कंपेयर करेंगे, तो अब इस जगह के ऊपर आप chi-square टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें कॉलम वाइज इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का की एक्सटेंशन है वन वे एनोवा, क्योंकि एक्सटेंशन कैसे है, अगर 2 ग्रुप्स हैं तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, अगर मोर देन 2 ग्रुप्स हैं तो वन वे एनोवा पैरामीट्रिक में। नॉन पैरामीट्रिक में ऐसे ही अगर 2 ग्रुप्स हैं तो मैन विटनी यू टेस्ट, और अगर मोर देन 2 ग्रुप्स हैं तो आप क्रिस्कल वैलिस टेस्ट। इसी तरह कैटेगोरिकल डाटा के अंदर जब आप फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर कर रहे होंगे तो अगर 2 ग्रुप्स हैं तो बाइनोमियल, और अगर मोर देन 2 ग्रुप्स हैं तो chi-square टेस्ट अप्लाई होगा। तो कॉलम वाइज इसकी एक्सटेंशन लिखी हुई है और रो वाइज अगर देखा जाए लेफ्ट टू राइट जो है वो इसके पैरेलल टेस्ट बताए गए हैं। ओके जी, तो ये तो था ग्रुप्स का, ग्रुप्स दो या 2 से ज़्यादा हो जाएं तो कौन सा। अब इनकी असेसमेंट की तरफ आ जाते हैं। इनमें असेसमेंट सब में 1 मरतबा हुई है, ग्रुप 2 होंगे, असेसमेंट 1 हुई है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली कंडीशन थी। अब हुआ ये, और इस किस्म के कंपैरिजन को 2 ग्रुप्स या 2 ग्रुप्स से ज़्यादा ग्रुप्स के दरमियान जब कंपैरिजन करते हैं तो उसको आप बिटवीन ग्रुप कंपैरिजन कहते हैं। इसके अलावा जो है एक होता है विद इन ग्रुप कंपैरिजन, यानी ग्रुप के अंदर जो है कंपैरिजन करना। तो इसके लिए आप जो जिन चीज़ों को देखेंगे इन सब में ग्रुप तो एक ही होगा लेकिन असेसमेंट चेंज होंगी। ऊपर वाले सेक्शन के अंदर असेसमेंट 1 थी और ग्रुप्स 2 या 2 से ज़्यादा हो गए थे तो टेस्ट चेंज हो गया था, लेकिन यहाँ पे असेसमेंट जो है वो चेंज होंगी, ग्रुप 1 ही होगा। 15 लोगों का एक ग्रुप है, उन 15 लोगों के ग्रुप जब वो डॉक्टर के पास गए तो उनका BMI असेस किया गया, बेस लाइन पे चेक किया गया। उसके बाद उनको कोई इंटरवेंशन दी गई, ट्रीटमेंट दी गई, और 1 माह के बाद या 2 माह के बाद फिर उनका BMI कैलकुलेट किया गया। तो ये बिफोर एंड आफ्टर 2 ग्रुप्स हैं हो गए। ग्रुप 1 ही है 15 लोगों का, उन्हीं का डेटा आपने पहले लिया है और उन्हीं का ही बाद में लिया है। यानी एक ग्रुप की 2 डिफरेंट टाइम पॉइंट्स के ऊपर असेसमेंट की गई है, और जो आपके पास आउटकम मैयर आया है जैसे BMI वो न्यूमेरिकल है। और अगर आपका डेटा एक ग्रुप हो, 2 असेसमेंट हो, और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल न्यूमेरिकल हो और वो नॉर्मल भी हो, तो उसके ऊपर आप पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट लगाते हैं, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब इन्हीं कंडीशंस के साथ डेटा अब नॉर्मल ना हो, बाकी तमाम वही कंडीशन है, यानी ग्रुप 1 ही हो,
उसका डाटा आपने दो डिफरेंट टाइम पॉइंट्स में असेसमेंट की गई हो, प्री एंड पोस्ट, बिफोर एंड आफ्टर, और डेटा आपके पास न्यूमेरिकल भी हो, लेकिन डेटा आपका अब नॉर्मल नहीं है, तो आप विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर बिफोर एंड आफ्टर का ही डेटा है लेकिन आपके पास उसके रिस्पॉन्स में कोई वैल्यूज नहीं आ रही, कैटेगरी आ रही है, जिस तरह के हम कोविड के दिनों में 50 लोगों का एक टेस्ट करवाएं, 50 लोगों का टेस्ट करवाया तो हो सकता है 40 लोग पॉजिटिव हैं और 20 लोग उनके अंदर से नेगेटिव हैं, ये बेसलाइन के ऊपर। फिर उसके बाद उनको सेपरेट रखा गया, अलग ट्रीटमेंट दी गई, क्वारंटाइन किया गया, आइसोलेशन में रखा गया। उसके बाद उनको 10 दिन के बाद फिर टेस्ट किया गया, तो पता चला 50 के अंदर अब जो है वो 40 लोग नेगेटिव हो चुके हैं और 10 पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स में अब आपके पास कैटेगरीज हैं, कोई वैल्यूज नहीं है। तो जब आपका डाटा कैटेगोरिकल होता है, असेसमेंट अब ग्रुप जो है, ग्रुप एक ही है 50 लोगों का, उन्हीं की ही पहले असेसमेंट की गई और उन्हीं की ही बाद में असेसमेंट की गई, दो डिफरेंट टाइम पॉइंट्स के ऊपर असेसमेंट की गई, और रिजल्ट आपके पास जो आया नंबर में नहीं आया, कैटेगरीज में आया, पॉजिटिव और नेगेटिव में आया, दो ही आउटकम, दो से ज्यादा आउटकम ना हो। तो ऐसी कंडीशन में एक टेस्ट होता है जो कि उनकी फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करता है, उसको मैक्निमार टेस्ट कहते हैं। इसी तरह अगर आपका एक असेसमेंट हो, अगर आपके पास एक ग्रुप हो, ग्रुप एक है और मोर देन 2 असेसमेंट है, ग्रुप एक है, मोर देन 2 असेसमेंट है, 2-3 असेसमेंट हो सकती हैं बेसलाइन के ऊपर, 5th वीक के ऊपर, 10th वीक के ऊपर। ग्रुप एक है, असेसमेंट 2 से ज्यादा है और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका न्यूमेरिकल है, और आपने नॉर्मलिटी जब फाइंड की तो डेटा आपका नॉर्मल भी है हर कैटेगरी के ऊपर। तो अब आपका रिपीटेड मेजर्स अनोवा अप्लाई होगा, रिपीटेड मेजर अनोवा अप्लाई होगा। इसी कंडीशन के ऊपर अगर डेटा आपका नॉर्मल ना हो, जैसे ग्रुप एक ही है और असेसमेंट मोर देन 2 टाइम्स की गई हैं, डेटा आपका नंबर्स में भी है लेकिन अब डेटा नॉर्मल नहीं है, तो फ्रेडमेंट टेस्ट अप्लाई किया जाएगा। और इसी तरह ग्रुप एक ही है और असेसमेंट मोर देन 2 टाइम्स की गई हैं, लेकिन उनके रिस्पॉन्स में आने वाली कैटेगरीज हैं नंबर की बजाय, पॉजिटिव और नेगेटिव है, और अब ये 2 ही कैटेगरी होंगी अब भी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव है, लाइव है या डेथ है, ये 2 ही कैटेगरी, 2 से ज्यादा नहीं। तो जब मोर देन 2 ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसीज को अब कंपेयर करना है आपने 3 डिफरेंट टाइम पॉइंट्स के ऊपर, तो अब कॉकरन टेस्ट अप्लाई होगा। तो याद रहे, कॉलम वाइज देखें, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट की एक्सटेंशन है रिपीटेड मेजर एनोवा, क्योंकि ये 2 असेसमेंट थी, बिफोर एंड आफ्टर, प्री एंड पोस्ट। 2 से ज्यादा असेसमेंट हो गई तो रिपीटेड मेजर एनोवा। इन दोनों कंडीशन में डेटा नॉर्मल होगा। अगर डेटा नॉर्मल नहीं होता तो 2 ग्रुप्स हैं तो विल्कॉक्सन टेस्ट, और अगर दो मरतबा असेसमेंट की गई है तो विल्कॉक्सन। अगर 2 से ज्यादा मरतबा आपने असेसमेंट की है तो फ्रेडमेंट टेस्ट। ये दोनों ये फ्रेडमेंट टेस्ट जो है वो एक्सटेंशन है विल्कॉक्सन की। इसी तरह अगर आपके 2 ग्रुप्स हैं और डाटा आपका कैटेगोरिकल है और प्री एंड पोस्ट का डाटा है, और 2 से ज़्यादा हैं असेसमेंट्स, अगर 2 असेसमेंट है तो मैक्निमार टेस्ट लगेगा, 2 से ज़्यादा असेसमेंट्स हैं तो फिर कॉकरन टेस्ट लगेगा। इस कंडीशन के अंदर डाटा आपका कैटेगोरिकल होता है, और दरमियान वाली कंडीशन के अंदर डाटा तो न्यूमेरिकल होता है लेकिन नॉर्मल नहीं होता। और फर्स्ट केस के अंदर डाटा आपका असेसमेंट 2 होंगी तो पेयर्ड, 2 से ज़्यादा असेसमेंट होंगी तो रिपीटेड मेजर अनोवा। तो इस फर्स्ट केस के अंदर आपकी डाटा जो है नॉर्मल है, सेकंड में डाटा नॉर्मल नहीं है, और तीसरे केस के अंदर डाटा आपका कैटेगोरिकल है। फर्स्ट केस के अंदर आप मीन्स को कंपेयर करते हैं, सेकंड में आप मीन रैंक या मीडियन को कंपेयर करते हैं, और तीसरी जो केस है इसके अंदर आप फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करते हैं, और इस कंपैरिजन को आप विद इन ग्रुप कंपैरिजन कहते हैं। यहाँ तक
जितना हमने किया है, इस सारी चीज़ों को मैंने इसके अंदर कोशिश की है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं थोड़े से थोड़े वक्त के अंदर। तो मेरी तरफ से आप लोग सबको सलाम, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।